हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 21 डिसेबिलिटीज की बात करने वाले हैं जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में मेंशन की गई है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि डिसेबिलिटी क्या होती है। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक चलने वाली कोई फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के कारण वो सोसाइटी में दूसरे लोगों की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो उस पर्सन को पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंडर रखा जाता है। उस पर्सन को पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एक नेक्स्ट टर्म की, बेंचमार्क डिसेबिलिटी की। तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी टर्म है वो क्या है, इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो उसे हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। अब इनसे जो 40% की जो कैटेगरी है, इसका मतलब क्या होता है, इस कैटेगरी में जितने भी पर्सन आते हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, उन लोगों को गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, रिजर्वेशन होती हैं या फिर कोई और बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की डिसेबिलिटी 40% से कम है तो उनको ये सभी सुविधाएं सरकार की नहीं मिलती है। तो ये होती है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और ये डिसाइड कौन करता है कि ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या नहीं, तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, जो मेडिकल अथॉरिटी होती है, उनके द्वारा ये जो चीज है सर्टिफाई की जाती है। अब इसके बाद देखते हैं हम अपनी 21 डिसेबिलिटीज को। तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी कर्ड पर्सन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी और इसके अलावा मल्टीपल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम्स और पार्किंसन डिजीज, ये हो जाती हैं हमारी 21 डिसेबिलिटीज जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मेंशन की गई हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि इनके अंदर जो क्या डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले हम ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। तो ब्लाइंडनेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का टोटल जो एब्सेंस ऑफ साइट हो जाना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, या फिर अगर उसको हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद भी जो उसका विजन है बहुत ही ज्यादा कम बचता है, उसे हम ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ब्लाइंडनेस में क्या होता है, साइट का क्या हो जाता है, टोटल एब्सेंस, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखता। और अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिखता है तो वो 3/60 से, जो उसकी एक्यूटी होती है, देखने की क्षमता जो होती है, वो 3/60 से कम होती है। और बेस्ट पॉसिबल करेक्शन करने के बाद भी, उसको एक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो 10/200 से कम ही देख पाता है। उसके बाद जो विजुअल फील्ड जो उसकी होती है, डिग्रीज में अगर बात करें तो वो 10 डिग्री होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे जो पर्सन होते हैं जो डेली जो लिविंग की एक्टिविटीज होती हैं वो नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ी इस चीज में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे पर्सन्स को ब्रेल की जरूरत होती है, मोबिलिटी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत यहाँ पर देखने को मिलती है। लो विजन की अगर हम बात करें तो लो विजन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का विजन लो होना, थोड़ा वीक होना, लेकिन इसमें जो विजन है कंप्लीटली खत्म नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्ति कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देख पाता है। ये जो पर्सन है असिस्टिव डिवाइस की हेल्प से देख सकते हैं। इसमें अगर क्राइटेरिया की बात करें तो लो विजन के पर्सन की जो विजुअल इक्विटी होती है वो 6/18 से कम और 30/60 तक होती है। ठीक है। इसके बाद जो उनका विजुअल फील्ड होता है वो 40 डिग्री से कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लेप्रोसी कर्ड पर्सन की। तो ये वो पर्सन होते हैं जो कि लेप्रोसी से पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज, कुछ वीकनेस, जो कुछ इंपेयरमेंट्स हैं वो देखी जा सकती हैं, जो कि उनमें हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है। इस जो लेप्रोसी कर्ड पर्सन है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन शामिल होती हैं, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उनकी सेंसेशन जो है वो खत्म हो जाती है। और लेप्रोसी
की वजह से व्यक्ति को अपने जो लिम्स हैं यानी कि अंग हैं वो भी खोने पड़ सकते हैं। अंगों की हानि भी इसमें देखने को मिल सकती है, उनको आई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा चलने फिरने में भी उनको काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, यानी कि मूवमेंट में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। और सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि सोशल स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये मेजर इशू होता है जो कि इनको सोसाइटी में फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन और सोशल इंक्लूजन जो है वो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की अगर बात करते हैं, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है सुनने की कैपेसिटी में प्रॉब्लम आना। और इसके अंदर जो दो टाइप्स ऐड किए गए हैं, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट में आते हैं। ठीक है, अब डेफ की अगर हम बात करें, तो जब 70 dB या उससे ज़्यादा हियरिंग लॉस होता है दोनों कानों में, तो उसे हम डेफ की कैटेगरी में रखते हैं। और हार्ड ऑफ हियरिंग में जब हियरिंग लॉस 60 टू 70 dB के बीच हो, तो उसे हम हार्ड ऑफ हियरिंग में रखते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो काफ़ी कम सुन सकता है। डेफ में उसका टोटल हियरिंग लॉस भी हो सकता है और थोड़ा बहुत उसको सुनाई भी दे सकता है असिस्टिव एड्स के थ्रू। अब कम्युनिकेशन के लिए उनके लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग और हियरिंग एड्स। इसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है, तो ये जो डिसेबिलिटी होती है बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, इन सब की प्रॉब्लम की वजह से होती है, यानी कि व्यक्ति की बोन्स, जॉइंट्स और मसल में प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। इसमें पर्सन को चलने फिरने, मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटीज करने में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो होती है। इसमें जो पैरालिसिस की कैटेगरी को भी डिफाइन किया गया है, इसमें एक टाइप का पैरालिसिस है होमोप्लेगिया। होमोप्लेगिया में ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को एक लिम्ब पर, यानी कि जब व्यक्ति के किसी एक लिम्ब पर, हाथ या फिर किसी एक पैर में जो पैरालिसिस देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं मोनोप्लेगिया। हेमोप्लेगिया में पैरालिसिस जो होता है बॉडी की पूरी एक साइड पर होता है। ठीक है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकती है और राइट साइड भी। पैराप्लेगिया में जब व्यक्ति के जो दोनों पैर है वहां पर जब पैरालिसिस होता है, उसको हम कहते हैं पैरालिसिस। लेकिन जब दोनों हाथों में और दोनों पैरों में जब पैरालिसिस देखा जाता है, तो उसे कहते हैं क्वाड्रिप्लेगिया। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो पैरालिसिस, एम्पुटेशन में होता है किसी एक अंग का या अनेक अंगों का जो है वो चले जाना, खत्म हो जाना, यानी कि किसी का हाथ अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वजह से चला जाता है, किसी का पैर, तो वो आ जाता है। सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ड्वार्फिज्म की बात करते हैं। तो ड्वार्फिज्म एक कंडीशन है जिसमें पर्सन की हाइट नॉर्मल से काफ़ी कम होती है। तो इसमें जो अडल्ट की हाइट होती है वो 4 फीट 10 इंच तक होती है, यानी कि 147 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये यूजुअली जेनेटिक या बोन ग्रोथ प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति की इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल ही होती है। इसके बाद बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों में जो कमियां हैं, व्यक्ति में जो लिमिटेशंस हैं, वो देखने को यहाँ पर मिलती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो उनका जो IQ है बिलो 70 होता है, उनमें अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलग अलग अगर IQs की बात करें, तो अगर किसी व्यक्ति का IQ 50 टू 69 तक है, तो उसे हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में रखेंगे। 30 टू 35 तक IQ है तो मॉडरेट में रखेंगे। 20 टू 24 IQ है तो सीवियर, और 20 से कम अगर उसका IQ है तो उसे हम प्रोफाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। और तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसमें पर्सन को लर्निंग, रीजनिंग और डेली लाइफ स्किल करने में काफ़ी जो डिफिकल्टी है वो फेस करनी पड़ती है। मेंटल इलनेस की बात करें, तो मेंटल इलनेस एक टाइप का ऑर्डर है जो कि थिंकिंग, मूड, परसेप्शन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इसके जो कुछ एग्जांपल हम देखें, तो इसका एक एग्जांपल है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति को जो हेलुसिनेशंस हैं, जो भ्रम है, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं।
जिस व्यक्ति को शिज़ोफ्रेनिया होता है वो व्यक्ति जो अपनी रियलिटी और जो क्या वो सोच रहा है वो इस चीज़ में जो अंतर है वो नहीं देख पाता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है और सीवियर डिप्रेशन जो मेंटल इलनेस में आ जाता है। इसके बाद हम ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है? इसमें मेनली कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और बिहेवियर जो है ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होती हैं। इसमें जो सोशल इंटरेक्शन है वो करने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, यानी कि व्यक्ति एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करता है और यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी की। तो सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, ये एक नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें मूवमेंट और पोस्चर जो है वो किसी व्यक्ति के अफेक्ट होते हैं जिसको सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो ये यूजुअली बर्थ से पहले, ड्यूरिंग बर्थ या फिर बर्थ के बाद ब्रेन डैमेज की वजह से होता है। इसके कुछ अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक होता है स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी में क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति की मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं जिससे उनको मूवमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद आता है डिस्काइनेटिक में ये होता है कि डिस्काइनेटिक में जो व्यक्ति होता है उसमें कुछ अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स उस व्यक्ति की बॉडी में होती हैं जो उसके कंट्रोल से बाहर होती हैं, उन मूवमेंट्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। अटेक्सिक सीपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो व्यक्ति का बैलेंस है वो काफ़ी पुअर होता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाता है और ठीक से जो मूवमेंट करने में यहाँ पर उसको प्रॉब्लम होती है। और अगर किसी व्यक्ति में इन तीनों में से कोई 2 या उससे ज़्यादा अगर टाइप की सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड सीपी। तो वो आ जाता है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी की कैटेगरी में। इसके बाद हम देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है कि ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर्स का ग्रुप एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं जिसमें मसल्स ग्रेजुअली वीक होते हैं, यानी कि जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं। तो इसके भी कुछ टाइप होते हैं जैसे कि डुशेन, बेकर, लिम्ब गर्डल या फिर फेजियोस्केपुलोह्यूमेरल। तो इसमें सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं डुशेन की। डुशेन में क्या होता है कि ये भी एक जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही जो व्यक्ति की मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, चाइल्डहुड से ही जो उनकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। बेकर की अगर हम बात करें तो ये माइल्ड और स्लोअर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का टाइप हम इसको कह सकते हैं जिसमें धीरे धीरे जो है व्यक्ति की मसल कमजोर होती हैं। डुशेन से काफी स्लो ये होता है, ठीक है। इसके बाद लिम्ब गर्डल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मसल्स वीकनेस व्यक्ति में देखने को मिलती है किसी व्यक्ति के हिप्स और कहाँ पर, शोल्डर एरिया में, तो उसको हम कहते हैं लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बाद आता है फेजियोस्केपुलोह्यूमेरल। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो फेस होता है, शोल्डर होते हैं या फिर अपर आर्म जो होती है, वहाँ की जब मसल वीक होने लग जाती हैं तो उसे हम कहते हैं फेजियोस्केपुलोह्यूमेरल। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की। तो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं। इसमें पार्किंसन डिजीज आ जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है और एपिलेप्सी आ जाते हैं जिसमें व्यक्ति को मिर्गी के जो फिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है उस चीज़ को काफ़ी अफेक्ट करती है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें, यानी कि विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता की बात करें, तो इस कंडीशन में बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल होती है और उनको जो लर्निंग में जो डिफ़िकल्टी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें कुछ टाइप हैं जैसे कि डिसलेक्सिया वो होता है जिस व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई होती है, डिस्ग्राफिया में लिखने में कठिनाई होती है, डिस्कैल्कुलिया में मैथ्स में कठिनाई होती है और डिस्प्रेक्सिया में मोटर कोऑर्डिनेशन में उसको डिफिकल्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रोनिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो नर्व्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। जो हमारी नर्व्स होती हैं उनके ऊपर कुछ कवरिंग्स होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो इम्यून सिस्टम
सिस्टम है वो जब डैमेज करने लग जाता है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बैलेंस में प्रॉब्लम आना, विजन में प्रॉब्लम आना और वीकनेस होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी की। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में पर्सन को बोलने या लैंग्वेज समझने में जो डिफिकल्टी है वो होती है, स्पीच प्रोडक्शन और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में जो है प्रॉब्लम होती है। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं जैसे कि शटरिंग होना, हकलाना, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर यानी कि उच्चारण विकार, वो किसी चीज को प्रोनाउंस नहीं कर पाता, वॉइस डिसऑर्डर और अफेजिया यानी कि भाषा विकार इसमें आ जाते हैं। थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है यानी कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर ये है जिसमें हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में कम हो जाता है, तो वो क्या होता है थैलेसीमिया। इसके 2 टाइप्स होते हैं, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। तो थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर की अगर हम बात करें तो इसमें जो माइनर थैलेसीमिया है ये एक माइल्ड फॉर्म है थैलेसीमिया की जिसमें जो ना के बराबर ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है ना के बराबर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, इसमें रेगुलर जो ब्लड है वो व्यक्ति का चेंज करना यहाँ पर पड़ता है व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए। इसके बाद हीमोफीलिया की अगर बात करें तो हीमोफीलिया भी एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं जिसमें ब्लड क्लोटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। इसमें छोटी सी इंजरी भी सीवियर ब्लड कॉज कर सकती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चोट इसमें लग जाती है तो उसका जो ब्लड है वो नहीं रुक पाता, ब्लड की जो क्लोटिंग है वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए कहा गया है अगर कोई छोटी सी भी इंजरी हो जाए तो वो भी व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो इसमें हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया 2 टाइप्स की बात की गई है। हेमोफीलिया में क्या होता है, जो हेमोफीलिया ए है वो फैक्टर 8 डेफिशिएंसी जो होती है वहां उसकी वजह से होता है, और फैक्टर 9 डेफिशिएंसी की वजह से हेमोफीलिया बी है वो देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट सिकल सेल डिजीज की बात करें तो ये भी एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें रेड ब्लड सेल सिकल यानी कि दरांती शेप की हो जाती है, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल है उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ओके, इसमें रेड ब्लड सेल बिकम सिकल शेप यानी कि सिकल के आकार की जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो हो जाते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो पेन क्राइसिस व्यक्ति को होते हैं, एनीमिया यानी कि खून की जो कमी है वो देखने को मिलती है, और रेगुलर फटीग जो है यानी कि थकान जो है वो उनमें होती है। ये हो जाता है सिकल सेल डिजीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात करें तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज में जब एक पर्सन में 2 या उससे ज्यादा डिसेबिलिटीज एक साथ हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल डिसीज, 2 और मोर डिसेबिलिटीज टुगेदर। इसके एग्जांपल होते हैं अगर किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और उसके साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाए, अगर कोई व्यक्ति डेफ है और उसे ब्लाइंडनेस भी हो जाए। तो इसीलिए जो डेफ ब्लाइंडनेस है यानी कि कंबाइंड हियरिंग एंड विजन लॉस, जिसको हियरिंग का भी लॉस हो और विजन का भी लॉस हो, उसे डेफ ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो 2 या उससे ज्यादा डिसेबिलिटीज जब किसी में आ जाए तो वो हो जाती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। एसिड अटैक विक्टिम की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो एसिड अटैक का शिकार होते हैं और उन्हें परमानेंट डिसेबिलिटी या डिसफिगरमेंट जो है वो एसिड अटैक की वजह से हो जाती है। इसके इफेक्ट क्या होते हैं, उनमें सीवियर बर्न देखने को मिल सकता है, विजन लॉस हो सकता है, और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो आम सी बात है, ये तो होना जायज है इस चीज में। ठीक है, पार्किंसन डिजीज की बात करते हैं तो पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मूवमेंट को अफेक्ट करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्टिंग मूवमेंट। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें व्यक्ति में जो कंपन है, टेरर ट्रिमर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, मसल्स में रिजिडिटी आ जाती है, जो मसल्स हैं वो जकड़ने लग जाती हैं। इसके अलावा उनकी जो मूवमेंट है, चलने फिरने की, कुछ काम करने की, हाथ पैरों की, वो काफ़ी स्लो हो जाती है, अपनी जो बॉडी को बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स भी जो है पार्किंसंस डिजीज में देखने को मिलती हैं। तो ये थी हमारी 21 डिसेबिलिटीज जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर रिकॉग्नाइज की गई हैं। तो ये जो एक्ट हमारा है ये डिसेबल लोगों के राइट्स, इंक्लूजन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए ये 21 डिसेबिलिटीज को समझना काफ़ी ज़रूरी था, और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। काफ़ी एमसीक्यू जो है आपको इन डिसेबिलिटीज से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।